गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 13 जुलाई 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। आज का न्यूज़ एनालिसिस काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल आज दिया हुआ है जो हम लोग डिटेल से यहाँ आपके साथ चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पेज पे इस न्यूज़ को एक बार देख सकते हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। न्यूज है कि नए संसद भवन के शेरों पे राजनीतिक रार। विपक्षी पार्टी सरकार पे आरोप लगा रही है कि जो नया संसद भवन बन रहा है, तो नए संसद भवन पे जो अशोक स्तंभ लगाया गया, उस अशोक स्तंभ के जो शेर हैं ये काफ़ी उग्र हैं जो मूल अशोक स्तंभ है उसके कंपेयर में। मूल अशोक स्तंभ कहाँ पे है? तो मूल अशोक स्तंभ है उत्तर प्रदेश के सारनाथ में, और वहाँ के शेर शांत थे, और जो ये शेर लगाया गया है नए संसद भवन के बिल्डिंग पे, ये शेर उग्र हैं ये कहना। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। बस एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान के द्वारा किस दिन अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। डेट सहित कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि किस दिन या कब भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह को के रूप में अशोक स्तंभ को अपनाया गया था। %98 छात्रों को दिया गया पसंद के शहर में परीक्षा केंद्र यूजीसी। तो बेसिकली साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा का आयोजन यूजीसी के द्वारा किया गया है, और इसमें 98% छात्रों को उनके पसंद का शहर दिया गया जहां पे जाकर के वो एग्जाम देंगे। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या है। और ये जो आपको शख्स दिख रहा है एम जगदीश कुमार, ये यूजीसी के वर्तमान में चेयरमैन है। इससे पहले ये जेएनयू के चेयरमैन थे। इनके जाने के बाद जो जेएनयू का चेयरमैन आया, एक महिला आया है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। वो जेएनयू के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर हैं। बहरहाल हम लोग को डिस्कस करना है यहाँ पे यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में चर्चा करना है। अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से पहले हम लोग चलते हैं विश्वविद्यालय आयोग पे। विश्वविद्यालय अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में रेले आयोग की अनुशंसा पे इसका गठन किया गया था। मैंने देखा कई बार स्टेट पीसीएस में डायरेक्टली इसी पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 ये किसकी अनुशंसा पे बनाया गया था? तो ये बेसिकली रेले आयोग की अनुशंसा पे इसका निर्माण किया गया था। यूजीसी की अगर हम लोग बात करें तो यूजीसी की स्थापना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन समिति के सिफारिश पे 28 दिसंबर 1953 को यूजीसी की स्थापना यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना किया गया था। तो पहले 1953 में इसकी स्थापना हुआ है, और 1956 में संसद के द्वारा अधिनियम बना करके यूजीसी को एक स्वायत्त संगठन और सांविधिक दर्जा दिया गया। पात्र विश्वविद्यालय और कॉलेज को अनुदान प्रदान करने के अतिरिक्त आयोग केंद्र और राज्य को उच्चतर शिक्षा हायर एजुकेशन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आवश्यक सुझाव भी देता है। कौन यूनिवर्सिटी पात्र रखता है या नहीं रखता है, किसी यूनिवर्सिटी को परमिशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये सारा निर्णय यूजीसी के द्वारा लिया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और उसके क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में अवस्थित हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्पेशली मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट इसका पीटी पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। केंद्र और दिल्ली के अधिकार तय करेगी संविधान पीठ। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट और फैक्ट मैं आप लोगों को, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बेसिकली मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं कि कई सारे बच्चे ये पूछते हैं कि ये पेपर कहाँ मिलेगा। तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण नॉर्मली दिल्ली में मिलता है, बिहार में या यूपी में आपको सेम डे नहीं मिलेगा। हाँ, एक दिन हो सकता है डिले से आपको मिले। इसके लिए आपका जो न्यूज़ डिस्ट्रीब्यूटर है उससे बातचीत कीजिएगा, मुझे एग्जैक्टली इसका पता नहीं है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण
को आप लोग पढ़ें, निश्चित तौर पे इसे पढ़ें। अगर पीडीएफ इसका चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए, डेली मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो न्यूज़ की चर्चा मैं करता हूँ उस न्यूज़ को पढ़ें। जैसे मान लीजिए इस न्यूज़ की चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूँ, तो इस न्यूज़ को आप लोग पढ़ें। हर एक न्यूज़ को पढ़ना जरूरी नहीं है। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या कमीशन की तैयारी में सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट यह होता है कि क्या आप नहीं पढ़े, ये आपको पता होना चाहिए। क्या पढ़े आप, उससे अधिक इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या आपको नहीं पढ़ना चाहिए, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो बहुत न्यूज़ तो बहुत होते हैं, पेपर पढ़ेंगे तो पूरा पूरा न्यूज़ ही होता है, लेकिन उसमें जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होता है वो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को पढ़ना जरूरी है। एनालिसिस देखें, साथ ही साथ उस न्यूज़ को जाकर के पढ़ें। टेलीग्राम चैनल पे मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, इस तरह से टिक करके प्रोवाइड करता हूँ। उस न्यूज़ को पढ़ ले जिसकी चर्चा मैं यहाँ पे आपके साथ करता हूँ। साथ ही साथ कई सारे लोग बोलते हैं कि दैनिक जागरण से नोट्स कैसे बनाएं। तो दैनिक जागरण से कैसे नोट्स बनाएं, इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। लौटते हैं इस न्यूज़ पे। ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में है और कई वर्षों से चर्चा में है। ऐसा नहीं कि आज चर्चा में, कई वर्षों से चर्चा में है। केंद्र और दिल्ली के अधिकार तय करेगी संविधान पीठ। अब देखिए, एक पर्सपेक्टिव यहाँ पे ये है कि संविधान पीठ आखिर क्या होता है, और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यूपीएससी पीटी में पूछा गया है, स्टेट पीसीएस में भी पूछा गया। संविधान पीठ जो होते हैं, संविधान पीठ बेसिकली सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बनाया गया एक पीठ होता है जिसमें मिनिमम न्यायाधीश की संख्या 5 होनी चाहिए। संविधान पीठ में कितने न्यायाधीश होनी चाहिए? कम से कम 5, अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है। एक तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है कि संविधान पीठ में मिनिमम कितने न्यायाधीश होना चाहिए। एक क्वेश्चन यह भी कई बार पूछा गया है कि एक पीठ के डिसीजन को कैसे दूसरा पीठ चेंज कर सकता है। मान लीजिए संविधान पीठ ने एक निर्णय दिया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने एक निर्णय दिया, दूसरा पीठ कैसे उस निर्णय को चेंज कर सकती है। या मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया, क्या सर्वोच्च न्यायालय उस निर्णय को चेंज कर सकती है? आपसे पूछा जाए तो कहिए बिल्कुल चेंज कर सकती है। तो उस निर्णय को चेंज कैसे कर सकते हो, उसका एक तरीका, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में 13 जजों की पीठ ने डिसीजन दिया था, यानी 13 जज का पीठ बैठ करके निर्णय दिया था, जो आज तक की सर्वोच्च न्यायालय की सबसे बड़ी पीठ मानी जाती है। अब इनके निर्णय को अगर चेंज करना है तो इससे बड़ी पीठ का निर्माण करना होगा। 15 जजों की पीठ बैठ करके निर्णय दे करके केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय को चेंज कर सकती है। यानी मान लीजिए कोई छोटी पीठ है, 5 जजों की कोई पीठ है, इनके निर्णय को इनसे बड़ी पीठ, 7 जजों की पीठ या 9 जजों की पीठ या इनसे बड़ी पीठ इनके निर्णय को बदल सकती है, चेंज कर सकती है। दिल्ली में बेसिकली उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री के बीच में लगातार विवाद होता है। ये विवाद कोई नया नहीं है और इस विवाद को लेकर के संवैधानिक पीठ जल्द ही अधिकार तय कर देगी। इम्पॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द ये स्थिति क्लियर हो। दिल्ली विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिल्ली की वर्तमान स्थिति जो है वो 69 संविधान संशोधन के द्वारा आया है। तो डायरेक्टली पूछ सकता है कि दिल्ली को एक यूटी कब बनाया गया है या दिल्ली को में विधानसभा की स्थापना कब किया गया है। तो ये किया गया बेसिकली 69 संविधान संशोधन के द्वारा, जिसके तहत आर्टिकल 239A को संविधान में जोड़ा गया था। 59वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 239A को सम्मिलित किया गया, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक उपराज्यपाल द्वारा प्रशासित करने की घोषणा किया गया है, जो निर्वाचित विधानसभा की सहायता और सलाह पे काम करता है। और इसी पॉइंट पे यहाँ पे इश्यू होता है सहायता और सलाह, कहाँ तक उपराज्यपाल सहायता मांगेगा और कहाँ तक सलाह मांगेगा। तो इसी पॉइंट को लेकर के लगातार डिस्प्यूट होता है। अगर दिल्ली की बात कीजिएगा तो दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि,
ये 3 जो बेसिक चीज़ें हैं वो दिल्ली सरकार के पास नहीं है, उस पर केंद्र सरकार का अधिकार है। दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंतर्गत ना रह करके केंद्र सरकार या होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। दिल्ली का जो भी भूमि है वो दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, उस पर भी केंद्र सरकार का अधिकार है। और दिल्ली का जो लॉ एंड ऑर्डर है इसको भी हैंडल करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के पास नहीं है, केंद्र सरकार के पास है। तो इस टॉपिक पे मैं सेपरेट वीडियो बना करके डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। इनका डिसीजन आने दीजिए, ये चूँकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इनके निर्णय आने दीजिए और उसके बाद हम लोग डिटेल से डिस्कस कर देंगे। आर्थिक सहयोग के मामलों पे होगी I2U2 का जोर। अगर आप वेस्ट एशिया की राजनीति को फॉलो करते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि वेस्ट एशिया में एक नया क्वाड की शुरुआत हो रहा है और ये जो नया क्वाड है इसको I2U2 कहा जा रहा है। I2U2, I2 मतलब हो गया इंडिया एंड इजराइल, U2 मतलब हो गया USA एंड UAE। तो ये बेसिकली 4 देश हैं, इंडिया, इजराइल, USA एंड UAE। पहली बार इसकी जो मीटिंग हुई है वो मीटिंग हुई थी विदेश मंत्री के स्तर पे अक्टूबर 2021 में, जिसमें समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन जैसे मुद्दों पे बातचीत हुआ था। इन चारों देशों के विदेश मंत्री ने आपस में मिलकर के बातचीत किया था। लेकिन इसकी जो पहली औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष स्तर की जो बैठक होने वाली है वो 14 जुलाई को होने वाली है, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी पार्टिसिपेट करेंगे और चारों देशों के राष्ट्राध्यक्ष उसमें शामिल होंगे। फूड सिक्योरिटी, एनर्जी आदि पे इस पर विशेष तौर पे चर्चा होगी और वेस्ट एशिया की राजनीति को विशेष रूप से ये प्रभावित करेगा, ये आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मीटिंग होने दीजिए, इसका आउटकम आने दीजिए। इस टॉपिक पे सेपरेट वीडियो ला करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर I2U2 की क्या इंपॉर्टेंस है। ड्रोन की बदलती तकनीक सीमा सुरक्षा के लिए कड़ी चुनौती। देखिए ये ड्रोन है, ये हमारा सीमा है, ये ड्रोन है। अब पाकिस्तान क्या करता है कि इसी ड्रोन को ऊपर से ला करके इस पे मान लीजिए ड्रग्स रखा रहेगा, उस ड्रग्स को इंडिया के बाउंड्री में भेज देता है और जिस व्यक्ति को उन्होंने इंडिया में मान लीजिए ड्रग्स दिया उसको कॉल करके बोल देगा कि आपके यहाँ ड्रग्स भेजा जा चुका है। इसी तरह से हथियारों की तस्करी भी ड्रोन के द्वारा हो रहा है। ड्रग्स और हथियार दोनों तस्करी ड्रोन के द्वारा हो रहा है। ये हमारे लिए गंभीर चुनौती है वर्तमान में। अब ड्रग्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत का अगर आप 2 क्षेत्र देखिए, भारत 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। भारत पश्चिम जो अपने जो है पश्चिम में और पूरब में, ये दोनों जगह जो है पूरब में म्यांमार के साथ सीमा बनाता है और पश्चिम में बनाता है पाकिस्तान के साथ सीमा। उत्तर में तो हमारे हिमालय है, उधर तो हम जा नहीं सकते हैं। तो जिधर हम जा सकते हैं म्यांमार साइड में, अगर उधर आप देखिएगा तो उधर भी अफीम का एक पॉइंट है और इसे कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल, स्वर्णिम त्रिभुज क्षेत्र है। यहाँ पे स्वर्णिम त्रिभुज क्षेत्र बेसिकली इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे अफीम का काफ़ी उत्पादन होता है, ड्रग्स का काफ़ी उत्पादन होता है। और कई बार पीटी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है कि स्वर्णिम त्रिभुज क्षेत्र में कौन कौन सा देश आता है। तो ये आता है थाईलैंड, म्यांमार और लाओस। इधर हमारे पूरब में, भारत के पूरब में गोल्डन ट्रायंगल है जिसमें थाईलैंड, म्यांमार और लाओस हैं। और हमारे पश्चिम में जो है स्वर्णिम अर्धचंद्र क्षेत्र है जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान है। यहाँ भी ड्रग्स का अच्छा उत्पादन होता है और यहाँ भी ड्रग्स का उत्पादन अच्छा होता है। अब इस ड्रग्स को जो बड़ी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो इंडिया में किया जाता है और इसी तरह से ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाता है। तो हमारे लिए सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से इसे कंट्रोल किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री कल बिहार के दौरे पे थे और बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह का समापन पे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। बिहार विधानसभा में आने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
बिहार विधानसभा में कदम रखने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। पीएम केयर फंड्स का मामला आसान नहीं, विस्तृत जवाब दाखिल करें। अब देखिए, पीएम केयर फंड को लेकर के मैं लगातार देख रहा हूँ चर्चा होती है, इसलिए मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा कि आखिर पीएम केयर फंड्स क्या है, इशू क्या है। इशू ये है कि जो याचिकाकर्ता है, याचिकाकर्ता के कहना है कि पीएम केयर फंड्स को अनुच्छेद 12 के तहत सरकार की संस्था घोषित किया जाए और समय समय पर उसका वेबसाइट पे ऑडिट किया जाए, यानी सारा इन्फॉर्मेशन पब्लिक को दिया जाए। अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 में क्या है और अनुच्छेद 36, ये दोनों अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है और दोनों अनुच्छेद के में अगर आप पढ़ेंगे तो सिमिलर, एक जैसी भावना है, सिमिलर लगभग स्टेटमेंट है। दोनों अनुच्छेद में 12 और 36 दोनों अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दिया गया कि आखिर राज्य क्या होगा। तो अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य क्या होगा, राज्य होगा विधायिका में काम करने वाले सभी लोग, कार्यपालिका में काम करने वाले सभी लोग, एक चपरासी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक, कैबिनेट सचिव तक, वो राज्य का पार्ट है, वो राज्य है। न्यायपालिका में काम करने वाले सभी लोग, ये सब राज्य होंगे। गवर्नमेंट की जितनी भी संस्थाएं सभी राज्य होंगे, सभी राज्य के दायरे के तहत आएगी या राज्य होगी सभी। तो ये अनुच्छेद 12 में कहा गया है। बाकी आप लोग डिटेल से अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 के बारे में पढ़ लीजिएगा लक्ष्मीकांत की बुक से। अब पीएम केयर्स फंड की बात मैं करूं तो इसकी शुरुआत कोरोना महामारी द्वारा उत्पन्न किसी भी आपातकालीन या संकटपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड की स्थापना किया गया था। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है पीएम केयर फंड्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और अन्य सदस्य के रूप में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल होते हैं। कॉरपोरेट कार्य मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर ने स्पष्ट किया है कि पीएम केयर फंड्स में सीएसआर के तहत कंपनियों को योगदान देना अनिवार्य है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत सीएसआर मतलब क्या होता है, सीएसआर मतलब होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर का 3 बेसिक प्रोविजन है कि एक कंपनी सीएसआर के तहत कैसे आएगी। सीएसआर का प्रावधान बेसिकली किया गया है कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोविजन किया गया, यानी जो कॉरपोरेट कंपनी है उसका भी सामाजिक उत्तरदायित्व है और इस सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कॉरपोरेट कंपनी तभी कर सकती है जब 3 कंडीशन फुलफिल करता हो। 3 में कोई भी कंडीशन फुलफिल करता हो तो उसे सीएसआर देना होगा और सीएसआर के लिए उसके 3 जो है कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि कंपनी का नेट वर्थ 500 करोड़ रुपया क्रॉस हो गया हो, 500 करोड़ से अधिक की नेट वर्थ हो गई हो, या टर्नओवर कंपनी का 1000 करोड़ रुपया हो गया हो, या कंपनी का जो शुद्ध लाभ है वो 5 करोड़ हो। ये तीनों ही कंडीशन अगर हो गया हो तो कंपनी को सीएसआर के तहत अपने 3 वर्ष के शुद्ध लाभ का 2% सीएसआर में खर्च करना होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्च करना होता है। और सीएसआर के तहत पीएम केयर फंड्स में भी ये कंपनियां कंट्रीब्यूट कर सकती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष में दिए गए अंशदान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 8680 के तहत योग्य आय से पूरी तरह से छूट की अधिसूचित होगी, यानी पीएम केयर फंड में जो पैसा आप दिए हैं उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, ये प्रोविजन किया गया। तो ये सब बेसिक प्रोविजन किया गया था पीएम केयर फंड्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि पीएम केयर फंड्स का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। विधायक प्रबंधक के रूप में महिला का अनुपात मिजोरम में सबसे ज्यादा है, ये एक रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट को एक बार आप लोग देख लीजिएगा। सालाना 6000 करोड़ की यूरिया चोरी रोकने की तैयारी, ये केंद्र सरकार सालाना 6000 करोड़ रुपए यूरिया की चोरी को रोकने की तैयारी कर रही है
और यूरिया के लिए, यूरिया के विकल्प में नैनो यूरिया को जो डेवलप किया गया है वो भी इम्पॉर्टेंट है, उस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। इफ्को के द्वारा नैनो यूरिया को डेवलप किया गया जो लिक्विड फॉर्म में होगा। एडिटोरियल में ये एडिटोरियल इम्पॉर्टेंट है, और ये एडिटोरियल बेसिकली आया क्यों है, क्योंकि कल भी मैं पेपर पढ़ रहा था कि अनअकैडमी अपने कई सारे एम्प्लॉयज़ की छटनी कर रहा है, कई सारे स्टार्टअप अपने एम्प्लॉयज़ की छटनी कर रहा है, यानी स्टार्टअप क्या फीका पड़ना शुरू हो गया, इसी को लेकर के ये एडिटोरियल आया है। ये एडिटोरियल आप लोग डिटेल से पढ़ लीजिएगा कि क्या फीकी पड़ने लगी है स्टार्टअप की चमक। मैं स्टार्टअप के बारे में डिटेल से आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, ताकि स्टार्टअप के बारे में कोई इशू ना रहे कि आखिर किस कंपनी को स्टार्टअप कहा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यूनिकॉर्न क्या होता है, डेकाकॉर्न क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा इस एडिटोरियल में। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत किया गया था 16 जनवरी 2016 को। स्टार्टअप इंडिया को बेसिकली DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के तहत आता है, के अधीन स्टार्टअप कार्य करता है। यानी देश में वाणिज्य मंत्रालय के अधीन डिपार्टमेंट है DPIIT, उसके तहत स्टार्टअप कार्य करता है। स्टार्टअप का दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। एक, कंपनी स्टार्टअप कब होगी, तो इस कंपनी स्टार्टअप तब होगी जब दो कंडीशन कंपनी फुलफिल करता है। 2019 में ये कंडीशन बनाया गया था, 2019 से पहले कंडीशन कुछ और था। 2016 में जब स्टार्टअप को लॉन्च किया गया था तब कंडीशन ये था कि एक कंपनी को स्टार्टअप तब कहा जाएगा जब कंपनी की जो टर्नओवर है वो 25 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए और कंपनी 7 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होना चाहिए। तो ये 2016 में ये कॉन्सेप्ट था। 2019 में इसको चेंज कर दिया गया और 19 में कर दिया गया है कि एक कंपनी 10 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। पहला कंडीशन है ये कि 10 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है कि कंपनी का जो है टर्नओवर 100 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तो कंपनी को स्टार्टअप कहा जाएगा, यानी टैक्स में विशेष प्रकार की छूट दिया जाएगा इन कंपनियों को। स्टार्टअप कंपनी को सरकार विशेष रूप से छूट देती है टैक्सेशन में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश है। सबसे अधिक स्टार्टअप है विश्व में USA के पास, सेकंड में चीन है और थर्ड में भारत है। अब DPIIT ने स्टार्टअप इंडिया विजन 2024 डॉक्यूमेंट लॉन्च किया था। इस डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि सेबी अब स्टार्टअप को लिंक कर रही है, यानी स्टार्टअप कंपनी शेयर मार्केट में सूचीबद्ध होगी। दूसरा कहा गया था कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद नामक एक परिषद को अधिसूचित किया है, यानी स्टार्टअप के उत्थान के लिए नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की स्थापना किया जा रहा है या इसको अधिसूचित किया गया। तीसरा है कि स्टार्टअप द्वारा $400 बिलियन का लक्ष्य पूरा किया जाएगा, यानी स्टार्टअप का भारत में जितने स्टार्टअप हैं उसका कुल मूल्य 2024 तक $400 अरब होगी। ये 3 बेसिकली बातें कही गई थी स्टार्टअप इंडिया विजन 2024 में। 2024 तक के लिए हमारा टारगेट है। अब 10 जनवरी 2022 को स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का उद्घाटन किया गया वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा। अब वाणिज्य मंत्री ने स्टार्टअप के लिए 5 मंत्र दिया: साझा करना, खोज करना, पोषण करना, सेवा करना और सशक्तिकरण। ये 5 मंत्र स्टार्टअप के उत्थान के लिए माननीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा दिया गया। स्टार्टअप को पेटेंट में छूट दिया जाता है, स्टार्टअप को कई सारे सेवा में छूट दिया जाता है, स्टार्टअप को टैक्सेशन में छूट दिया जाता है। ये कई सारी चीज़ें स्टार्टअप में की जाती है। एक डाटा के अनुसार 2018 से 21 के दौरान 6 लाख नौकरी स्टार्टअप ने उत्पन्न किया है भारत में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टार्टअप से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10 जनवरी 2022 तक देश में 61,400 स्टार्टअप हैं। 2021 में 44 नए स्टार्टअप कंपनी यूनिकॉर्न बनी है। यूनिकॉर्न क्या होता है मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। अब हमारे पास 101 यूनिकॉर्न हो गया है
वर्ष 2022 के 4 महीने में 14 नए यूनिकॉर्न बने हैं। 100वां और 101वां ये यूनिकॉर्न इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे देश का 100th यूनिकॉर्न कौन सा है और 101वां यूनिकॉर्न कौन सा है। तो 100 जो यूनिकॉर्न है ये है ओपेन फिनटेक कंपनी, ओपेन है, ओपेन OPEN एक फिनटेक कंपनी है जो हमारे देश का 100वां यूनिकॉर्न बना है, 100वां यूनिकॉर्न बना है। 101वां यूनिकॉर्न कौन बना है, फिजिक्स वाला PW क्लासेस जो है वो हमारे देश का 101वां यूनिकॉर्न बना है। यूनिकॉर्न वेव इन इंडिया हैज रीच्ड ऑल टाइम हाई एंड न्यू बैंक ओपन has become 100th unicorn in the country. Globally, 1 in 10 unicorn are born in India. The Ministry of Commerce and Industry said on May 6, 2022। यानी विश्व में 10 यूनिकॉर्न में एक यूनिकॉर्न भारत का बनता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनिकॉर्न वैसे कंपनी को कहा जाता है जिसका टर्नओवर $1 बिलियन क्रॉस कर गया हो। आई रिपीट, यूनिकॉर्न वैसी कंपनी को कहा जाता है जिसका टर्नओवर $1 बिलियन क्रॉस कर गया हो। अगर इंडियन करेंसी में बात करूं तो लगभग 8,000 करोड़ क्रॉस कर गया हो, उसे यूनिकॉर्न कहा जाएगा। डेकाकॉर्न क्या है, तो डेकाकॉर्न वैसे यूनिकॉर्न को कहा जाएगा या वैसे स्टार्टअप को कहा जाएगा जिसका टर्नओवर $10 बिलियन क्रॉस कर गया हो। भारत की पहली डेकाकॉर्न पेटीएम है, तो जिसका टर्नओवर $10 बिलियन क्रॉस कर गया हो, यानी 80,000 करोड़ रुपए क्रॉस कर गया हो, उसे डेकाकॉर्न कहेंगे। उसके बाद एक हेक्टोकॉर्न है। हेक्टोकॉर्न ऐसी कंपनी को कहा जाता है जिसका टर्नओवर $100 बिलियन क्रॉस कर गया हो, उसे हेक्टोकॉर्न कहेंगे। तो 3 कॉन्सेप्ट हैं, यूनिकॉर्न $1 बिलियन क्रॉस कर गया उसे यूनिकॉर्न कहेंगे, डेकाकॉर्न $10 बिलियन क्रॉस कर गया हो उसे डेकाकॉर्न कहेंगे, एंड हेक्टोकॉर्न $100 बिलियन क्रॉस कर गया हो किसी कंपनी का नेटवर्थ, तो उसे हेक्टोकॉर्न कहेंगे। स्टार्टअप कंपनी 2021 में $36 अरब का फंड जुटाई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब नेगेटिव पॉइंट इस एडिटोरियल में पता चल रहा है कि स्टार्टअप अपने कर्मचारियों की लगातार छंटनी कर रहा है और स्टार्टअप की वर्तमान में कंडीशन कुछ खराब चल रही है, उसी से संबंधित ये एडिटोरियल है। इस एडिटोरियल को आप लोग पढ़ लीजिएगा, कुछ विशेष पॉइंट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बस नेगेटिव पॉइंट के बारे में अधिक दिया हुआ है, उसके सॉल्यूशन के बारे में चर्चा कम किया गया। जून में खुदरा महंगाई 7% पे, जून में जो है खुदरा महंगाई जिसे हम लोग कस्टमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, CPI कहते हैं, CPI का प्रकाशन CSO के द्वारा किया जाता है। तो जून में खुदरा महंगाई 7% पहुंच गई है, मई में 7.04% थी और अप्रैल में 7.78% थी। इम्पॉर्टेंट क्या, उर्जित पटेल समिति 2016, इन्होंने कहा था कि CPI जो है यानी खुदरा महंगाई जो है ये 4% होना चाहिए, ये आइडल कंडीशन है, ±2 हो सकता है, यानी मैक्सिमम ये 4% आइडल कंडीशन है, 4% ये आइडल कंडीशन है, लेकिन मैक्सिमम ये 6% हो सकता है और मिनिमम ये 2% हो सकता है। 2% से कम भी इकोनॉमी के लिए सही नहीं होता है CPI खुदरा महंगाई दर, और 6% से अधिक भी इकोनॉमी के लिए सही नहीं होता। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारा देश लगातार स्ट्रगल कर रहा है कि खुदरा महंगाई दर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI को हम 6% के अंदर लाएं, इसके लिए देश लगातार काम कर रहा है, RBI लगातार काम कर रहा है, हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। वैश्विक महंगाई का भारतीय गरीबों पे असर नहीं, रिपोर्ट UNDP के हालिया रिपोर्ट में जो कहा गया, उसी रिपोर्ट को कोट करते हुए हमारे देश के वित्त मंत्री ने कह रही हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो वैश्विक महंगाई बढ़ रही है रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से, उसका भारत पे कोई विशेष असर नहीं होगा। खनिज से बनने वाले उत्पादों का निर्यात, अमित शाह जी। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
एक तो डायरेक्टली जो हम लोग खनिज को विदेश को निर्यात कर देते हैं, उसके जगह खनिज से बनने वाले उत्पाद को हम विदेश भेजें तो उससे हमको अधिक बेनिफिट होगा। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे मान लेते हैं कि टमाटर अगर हम लोग बेचते हैं तो टमाटर से हमको जो है लाभ होता है, निश्चित तौर पे लाभ होता है बेचने से। लेकिन उसी टमाटर का अगर हम लोग सॉस बना देते हैं, टोमेटो सॉस बना देते हैं और उस सॉस को बेचें तो जितना टमाटर से हमको लाभ होता है उसका 5 गुना 6 गुना अधिक लाभ होगा। यही बात खनिज में भी है। जो खनिज डायरेक्टली हम लोग निर्यात करते हैं, अगर उस खनिज का हम लोग उत्पाद बना के निर्यात करें तो उससे हमको अधिक लाभ होगा। और इसी बात को देखते हुए प्रधानमंत्री जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना लॉन्च किया गया था वर्ष 2020 में, कोरोना के बाद। और इसी आत्मनिर्भर योजना में PLI योजना थी, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। 14 क्षेत्रों को प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दिया जा रहा है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का मतलब होता है कि वैसे कंपनी जो जितना अधिक से अधिक प्रोडक्शन करेगी उतना अधिक से अधिक हम उनको इंसेंटिव देंगे। प्रोडक्शन के आधार पे इंसेंटिव देने की जो बात किया गया वो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव में किया गया है, जो फिलहाल 14 क्षेत्रों में दिया जा रहा है। तो ये बेसिकली किया गया हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। हमारे जो खनिज हैं उस खनिज का बेहतर उत्पाद तैयार करें ताकि उसका अच्छे से निर्यात कर सकें। ये इम्पॉर्टेंट है। ये कल जो मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। नॉर्मली जनसंख्या का हम लोग बुराई सुनते हैं कि जनसंख्या के कारण हमारे देश में गरीबी बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गया, भुखमरी बढ़ गया। सही है, इसमें कतई गलत नहीं है। लेकिन जनसंख्या का जब आपको सकारात्मक संदर्भ लिखना हो तो एक तो पॉइंट ये लिखिए कि भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जननांकीय लाभांश है, भारत की जनसंख्या युवा है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, हम कुछ कर सकते हैं। एक पॉइंट ये भी आप कह सकते हैं, ये जो रिपोर्ट आई है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022, 11 जुलाई को रिलीज किया गया। और इस रिपोर्ट में कहा गया है, इंपॉर्टेंट बात ये कहा गया है कि 2022 में भारत की जनसंख्या 1.41 अरब है और 2022 में चीन की जनसंख्या 1.42 अरब है। यानी भारत से सिर्फ 1 करोड़ की अधिक आबादी है चीन के पास। 2023 में हम चीन को क्रॉस कर जाएंगे और विश्व की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट सीट दिया जाए, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारत की मांग और मजबूत होगी, क्योंकि विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश को कैसे हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सीट से बाहर रख सकते हैं, यही कहना है इस रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट का ये कहना है कि जैसे ही 2023 में भारत विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, भारत की मांग संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट सीट है जिसमें 5 देश हैं फिलहाल, तो छठा देश के रूप में भारत को शामिल किए जाने की मांग भारत की मजबूत हो जाएगी और हो सकता है छठे देश के रूप में भारत को शामिल किया जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सीट पे। 5 देश कौन कौन सा है? तो अमेरिका है, US है, UK है, फ्रांस है और चीन है। ये 5 देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। ब्रिटेन को 5 सितंबर को मिल जाएगा नया प्रधानमंत्री और इस रेस में भारतवंशी ऋषि सुनक महत्वपूर्ण स्थान रख रहे हैं, पहले पोजीशन पर भी हैं और इन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है एज अ PM। ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं और भारत की बहुत बड़ी टेक कंपनी इन्फोसिस के ऑनर नारायण मूर्ति जी के ये दामाद भी हैं। ब्रिटेन में राष्ट्रीय हीट वेव आपातकाल की चेतावनी। देखिए, मेरे पास समय नहीं मिल रहा है कि मैं डिटेल से डिस्कस करूं। जलवायु परिवर्तन पे कई सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि इस पर सेपरेट वीडियो बनाओ, मैं बना दूंगा। जैसे समय मिलेगा मैं इस टॉपिक पे सेपरेट वीडियो बना दूंगा। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर जगह की पर्यावरण में जो दीर्घकालीन परिवर्तन होते हैं उसको कहा जाता है जलवायु परिवर्तन।
और किसी पर्टिकुलर जगह के पर्यावरण में जो अल्पकालिक परिवर्तन होते हैं उसे मौसम कहा जाता है। जैसे आज मान लीजिए धूप है, कल वर्षा हो गया, तो ये मौसम का पार्ट हो जाएगा। लेकिन आज से 50 साल पहले क्या कंडीशन था यहाँ का और आज का क्या कंडीशन है, तो उसे कहा जाएगा क्लाइमेट चेंज। ये क्लाइमेट चेंज क्यों है? क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते थे कि ब्रिटेन जैसे देश में राष्ट्रीय हीट वेव होगा। ब्रिटेन जहाँ पे हमेशा ठंडी पड़ता था वहाँ पे गर्मी होगा, वो भी हीट वेव होगा। और हीट वेव के कारण आपातकाल लग सकता है ब्रिटेन में, ये सोच भी नहीं सकता था लोग आज से 20 साल पहले। तो वो चीज़ें आज हो रही है, इसलिए ये क्लाइमेट चेंज का पार्ट है। चलिए दोस्तों, इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।